स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है मल्टीपल अलील्स। वैसे हम जानते हैं इन अ वन जीन देयर इज न टू अलील्स। एक जीन के अंदर टू अलील्स होती हैं, लेकिन अगर एक जीन में दो से ज़्यादा अलील्स हों तो हम उसे मल्टीपल अलील कहते हैं। नॉर्मली वी नो दैट, नॉर्मली हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि वन जीन जो होती है एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर, वन ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि ह्यूमंस हैं, इसमें होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अब ये जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं, इनमें से एक क्रोमोसोम पर एक अलील, दूसरे क्रोमोसोम पर दूसरी अलील, यानी कि ओनली वन पेयर ऑफ अलील फॉर अ वन जीन। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास इस तरह से क्रोमोसोम का पेयर है, दैट्स अ क्रोमोसोम पेयर। दिस क्रोमोसोम पेयर ईच वन कंटेन वन अलील। हर एक के अंदर एक अलील होगी। जैसे कि यहाँ पे इस पर एक जीन अलील मौजूद है ए, सेम इस पे भी ये अलील मौजूद होगी सेम जीन लोकस पर। ये स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है। तो वन जीन के लिए वन पेयर ऑफ अलील मौजूद होता है। अच्छा, अगर हम बात ये करें कि एक जीन के लिए मोर देन टू अलील्स मौजूद हों, यानी कि वन जीन के लिए एक से ज़्यादा अलील्स मौजूद हों, देन वी से दैट इट्स अ मल्टीपल अलील्स। फिर ये मल्टीपल अलील्स हैं। अब ये पैसे प्रोड्यूस होती हैं बाय म्यूटेशन। अगर जीन के अंदर म्यूटेशन होती हैं तो मैनी डिफरेंट अलील्स प्रोड्यूस होंगी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी कि एक इंडिविजुअल के अंदर, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर दैट इज ओनली वन पेयर ऑफ अलील फॉर अ वन जीन। सेम अगर हम गैमेट की बात करें तो इस पेयर में से एक क्रोमोसोम रिसीव करेगा। जब इस पेयर में से वन क्रोमोसोम रिसीव करेगा तो इट विल कंटेन ओनली वन अलील फॉर वन जीन। तो एक अलील होगी एक जीन के लिए, दैट मे बी कैपिटल ए, दैट मे बी स्मॉल ए। ठीक है। सेम अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करें तो इन अ वन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर मोर देन टू अलील्स पॉसिबल हो सकती हैं, यानी कि हैव मल्टीपल अलील्स इन अ पॉपुलेशन फॉर अ वन जीन, एक जीन के लिए। लेकिन एक गैमेट के अंदर ओनली वन होगी, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर वन पेयर होगा, जबकि पॉपुलेशंस के अंदर इट्स ना मैनी मल्टीपल अलील्स पॉसिबल हो सकती हैं। अब एग्जांपल इसकी हमारे पास है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे तीन बातें मैंने कही कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा जीन पेयर होगा, यानी कि वन अलील पेयर होगा फॉर अ वन जीन। एक गैमेट के अंदर ओनली वन अलील फॉर अ वन जीन, और एक पॉपुलेशन के अंदर मोर देन वन अलील्स फॉर वन जीन। एक जीन्स के लिए एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अलील्स मौजूद होंगी, तो तभी हम उसको मल्टीपल अलील्स के नाम से मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की। लेट्स डिस्कस द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। बेटा, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। अब जो कार्ल लैंडस्टीनर है, ABO ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया ऑन द बेस अपॉन एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ख़ास किस्म की कुछ प्रोटीन्स कह सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स कह सकते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स पे मौजूद होती हैं। अब इन बेसिस पे इसने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया। अब इसके हम डिटेल आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से है ये। उसी के बाद 1924 साल बाद बर्नस्टीन एक साइंटिस्ट है, बर्नस्टीन ने इसकी जेनेटिक बेसिस डिस्कवर की ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की, यानी कि बर्नस्टीन डिस्कवर्स द जेनेटिक बेसिस ऑफ
एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक बेसिस जो हैं ये बर्नस्टीन ने डिस्कवर की थी। ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट इसकी जेनेटिक मैप देखा जाए, यानी कि इसकी लोकेशन देखी जाए, जीन लोकेशन को हम ऑब्जर्व करें, तो क्रोमोसोम्स नंबर 9 पर मौजूद है। सिंगल पोलीमॉर्फिक जीन है। सिंगल मतलब एक ही जीन है, पोली का मतलब ये है कि मैनी शेप्स मौजूद हैं इसके अंदर, बहुत सी शेप्स मौजूद हैं। अब मॉर्फ मीन टू से इसकी शेप को हम कह रहे हैं, एक जीन आई है, इसकी मैनी शेप्स हैं, और ये मैनी शेप्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय म्यूटेशन। तो इसमें म्यूटेशन होती है जिससे ये प्रोड्यूस होती हैं। अब ये देखिएगा, म्यूटेशन होगा तो एक जीन आई है, इसमें म्यूटेशन 1 होगी तो आई ए, म्यूटेशन 2 होगी तो आई बी, और म्यूटेशन 3 है तो स्मॉल आई। इस तरह से एक जीन के लिए 3 अलील्स हैं। जब एक जीन के लिए 3 अलील्स हैं, देन दैट कैन बी नोन एज अ मल्टीपल अलील। यानी कि देयर इज अ वन जीन कंटेन 3 अलील्स, तो 3 अलील्स मौजूद होंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में इन तीनों में से कोई सी 2 होंगी। अच्छा, वो हम आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनका डोमिनेंस रिलेशनशिप आपस में क्या है। देखिए, अलील आई ए और आई बी, ना तो ये डोमिनेंट है ना ही रिसेसिव हैं, बट दे शो को डोमिनेंस फ्रॉम ईच अदर। यानी कि आई ए एंड आई बी neither dominant nor recessive upon each other, but they show co-dominance relation between each other। तो ये co-dominance का मतलब ये है कि आई ए भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, आई बी भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। और यहाँ पे अगर हम देखें इसमें, तो आई स्मॉल आई जो है, अलील स्मॉल आई जो होती है, दैट इज एन रिसेसिव टू बोथ आई ए एंड आई बी। यानी कि 3 अलील्स है ना, तो आई ए एंड आई बी का आपस में रिलेशनशिप को डोमिनेंट का है, जबकि स्मॉल आई ए आई बी के लिहाज से अगर हम देखें तो वो डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है एक्सप्रेशन में, कि आई ए जो है ये हमेशा एक एंटीजन बनवाएगी जिसका नाम है एंटीजन ए। इसलिए हमने इसको आई ए के नाम से मेंशन किया, क्योंकि ये आई जो है वो इसी से रिप्रेजेंटेशन है, और इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। सेम आई बी जो है, इसकी जो एंटीजन मौजूद होगी वो हमेशा एंटीजन बी बनवाएगा, एंटीजन बी बनवाएगा। और कोडोमिनेंस में अगर हम देखें, जब ये दोनों इकट्ठी होंगी तो ए एंटीजन भी बनेगी और बी एंटीजन भी बनेगी। लेकिन जब ये आई ए अकेली होगी तो आई ए बनेगा, आई बी अकेली होगी तो आई बी बनेगा। इसका मतलब जब कोडोमिनेंस का रिलेशनशिप आता है तो बोथ अलील्स इक्वली एक्सप्रेस देमसेल्फ, दोनों अलील्स अपने आप को इक्वल एक्सप्रेस कर रही होती हैं। अब इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में ब्लड ग्रुप अलील्स हैं। अब ये ब्लड ग्रुप्स जो हैं अलील्स अपना एक्सप्रेशंस करती हैं ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। यानी कि बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है माँ के पेट के अंदर, एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है, उसी वक्त ये अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं और एंटीजन ए एंटीजन बी बनती है, और फिर पूरी ज़िंदगी एक्सप्रेस होती रहती हैं, कीप एक्सप्रेसिंग टिल डेथ, जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक एक्सप्रेस करती रहेंगी। इसका मतलब कि जब एक दफ़ा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, वो सारी ज़िंदगी वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा टिल डेथ। देयर विल बी नो एनी चेंज टिल डेथ। अब हम इसका ज़रा एक ग्राफिकल व्यू देख लेते हैं। हमने एक टेबल की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया है, चारों को, इसकी एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ को भी देखा है। अब ज़रा हम देखें इसमें, तो हमारे पास 4 फिनोटाइप्स हैं इसकी, 4। यानी कि इसकी फिनोटाइप्स हमारे पास जो बनती हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप्स की टाइप्स जो बनती हैं, टोटल 4 हैं, 4 फिनोटाइप्स हैं। और इसकी जो जीनोटाइप्स बनेंगी, दीज आर टोटल जीनोटाइप्स जो बनेंगी वो हमारे पास 6 हैं, 6 जीनोटाइप्स बनती हैं। अब देखिएगा, इसमें ब्लड ग्रुप ए बी ओ 4 फिनोटाइप्स अपीयर होती हैं। जीनोटाइप्स में आई ए आई बी होमोजाइगस, दैट्स एन हेट्रोजाइगस, आई ए स्मॉल आई, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। जो स्मॉल आई है दैट विल नॉट मेक एनी एंटीजन, ये कोई भी एंटीजन नहीं बनाती, एंड दैट इज रिसेसिव टू आई ए एंड आई बी। सो यहाँ पर जो एंटीजन बनेगी वो एंटीजन ए बनेगी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, और जो एंटी सीरम में एंटीबॉडी बनेगी वो इसके अगेंस्ट आई बी बनेगी।
यहाँ पे हम देखें तो इसकी जीनोटाइप आई बी होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एंटीजन बी होगी, और इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगी वो हमारे पास ए होगी। ए बी को डोमिनेंस का रिलेशनशिप शो है। एंटीबॉडीज क्यों बन रही हैं? बेटा ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें आई ए आई बी है तो ये आपस में को डोमिनेंस रिलेशनशिप शो कर रही हैं। को डोमिनेंस में हमारे पास एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों अपीयर होंगी, अपने आप को इक्वल एक्सप्रेस करेंगी, और इसमें कोई एंटीबॉडी डिस्कवर नहीं हो रही, यानी कोई एंटीबॉडी जो है वो नहीं बन रही। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों रिसेसिव हैं, दोनों रिसेसिव में कोई एंटीजन नहीं बनेगी, और इसमें दोनों एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी जो है वो हमारे पास मौजूद होगी। अब ये तीनों चीज़ें तो हमने देख ली कि इसमें एलील्स हैं, आपस में रिलेशनशिप है, और ये एंटीबॉडीज़ इनकी बनेगी, एंटीजन्स बनेगी। अब हम इनके एंटी सीरम में एंटीबॉडीज़ ज़रा देखते हैं, एंटीबॉडीज़ कैसे डेवलप होती हैं उनका हम सीन देख लेते हैं। देखिए बच्चे, एक हमारे पास होता है एंटी सीरम। एंटी सीरम जो है, सीरम आप जानते हैं कि अगर हम ब्लड प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दें, जो इनको ब्लड को क्लॉट करते हैं, तो हमारे पास जो रह जाता है उसको हम सीरम कहते हैं। अगर इस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो इसे हम एंटी सीरम का नाम देंगे। ये सीरम मैंने कैसे डिफाइन किया कि अगर आप ब्लड में से ब्लड सेल्स निकालेंगे तो प्लाज्मा रह जाएगा, अगर उस प्लाज्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देंगे तो सीरम रह जाएगा। इस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हों तो ऐसे सीरम को हम एंटी सीरम के नाम से मेंशन करते हैं। दैट सीरम इज़ नोन एज एंटी सीरम। अब आप ये बात जानते हैं कि आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन आए, जैसे कि फॉरेन पार्ट जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, लाइक दैट बैक्टीरिया है, कोई और चीज़ है, जैसे हमारी बॉडी में एंटर होती है तो इसको हम एंटीजन के नाम से मेंशन करते हैं। ये एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। इम्यून सिस्टम को क्या करती है? स्टिमुलेट। जैसे ये स्टिमुलेट होता है, इस एंटीजन के अगेंस्ट एक ख़ास किस्म की एंटीबॉडी हमारी बॉडी डेवलप कर देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बना देता है। ये एंटीबॉडीज़ होती हैं इम्यून सिस्टम के लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट से भी आगे प्लाज्मा क्लोन सेल्स होते हैं जो इसको डेवलप करते हैं एंटीबॉडीज़ को। अब यानी कि कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आएगी, हमारी बॉडी उससे एक्सपोज होगी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। ये एंटीबॉडी किस पर्पस के लिए होती है? अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्लम्पिंग कर लेंगे। क्लम्प करना मतलब आपस में अटैच हो जाना, आपस में फिक्स हो जाना। एग्लूटिनेट करना मतलब गुच्छम गुच्छा हो जाना, आपस में मिक्स हो जाना, अटैच हो जाना। अब जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा तो फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। यानी कि इस एंटीजन को ख़त्म करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम डिफेंस के तौर पर एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि इस एंटीजन को ख़त्म किया जा सके। मिसाल लेते हैं छोटी सी। अब देखिए, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर होता है, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक ख़ास किस्म की एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी इसके साथ अटैच होती है, क्लम्प करती है, एग्लूटिनेट करती है, और इसको क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। सेम हमारे पास इस तरह से एक एंटीजन है, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं जिनके ऊपर ख़ास किस्म की एंटीजन्स मौजूद हैं, और ये एंटीजन अगर ए है तो उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? एंटीबॉडी बी। लेकिन ये नॉर्मली डेवलप उस वक्त होगी जब ये फॉरेन एंटर होगी, जबकि ये अपना ही बॉडी का पार्ट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी ए नहीं बनेगी। अगर बन भी जाती है तो इसके साथ क्लम्पिंग होगी और ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, लेकिन बनेगी नहीं, क्योंकि इट्स सेल का, बॉडी का ये अपना हिस्सा है, अपना पार्ट है, इसलिए इसमें नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसमें एंटीजन ए है, अगर हम उसको ब्लड डोनेट करेंगे एंटीबॉडी ए वाला, तो वो ब्लड एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाएगा, यानी क्लम्पिंग करेगा, एग्लूटिनेशन करेगा, और ब्लड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसमें सेल्स डिस्ट्रक्शन हो जाएगी।
इसी तरह से अगर हमारे पास एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, तो एंटीजन बी भी हो सकती है। तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो बनेगी वो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटी बी बनेगी। ये भी सेम, अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एंटीजन बी है, उसको हम ब्लड दे दें एंटीबॉडी बी वाला, तो वो रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ड्यू टू एग्लूटिनेशन। ये एंटीबॉडीज कब बनती हैं नॉर्मली? देखिए एंटीबॉडीज तब बनेगी जब आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम को किसी भी एंटीजन को एक्सपोज होगी ड्यूरिंग, और ये आफ्टर बर्थ बनती हैं, जबकि एंटीजन जो होती हैं बाय बर्थ होती हैं, जो इसकी नॉर्मल अपनी होती हैं। एंटीबॉडीज होती हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ बर्थ, यानी कि आफ्टर बर्थ के चंद महीनों बाद जो है ये बन जाएंगी। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि हमारी एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो नेचुरल एंटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। बाद में जब हमारी बॉडी आर्टिफिशियली एक्सपोज्ड होगी एंटीजन से, फिर उस बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता एंटीबॉडीज़ हमारा इम्यून सिस्टम बनाना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने इसमें हमने क्या देखा है कि हमारे पास एक एंटीजन ए है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी हमारे सीरम में मौजूद है। क्यों? क्योंकि एंटीजन ए के अगेंस्ट तो एंटीबॉडी बनेगी, तो वो तो सारी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब इस बॉडी में, ह्यूमन में एंटीबॉडी एंटीजन बी नहीं है। ये एंटीजन बी जैसे ये ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म एक्सपोज होगा एंटीजन बी से, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी बी आफ्टर बर्थ फ्यू मंथ्स बर्थ जो है बाद में बनना शुरू होगी। अगर वो कभी भी एंटीजन बी से एक्सपोज नहीं होता, तो उसकी बॉडी में कभी भी एंटीबॉडी बी नहीं बनेगी। सेम इसमें एंटीजन ए अगर एक्सपोज होगी बॉडी से, तब ही एंटीबॉडी बी बनेगी। अब अगर ये एंटीबॉडी एंटीजन ए से एक्सपोज ही ना हो, तो इसकी बॉडी में कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं बनेगी। लेकिन आमतौर पर हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वैसे सर्वाइव करते हैं, तो हमारी बॉडी एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ जो हैं उसमें डेवलप हो जाती हैं। अब इसमें दोनों एंटीजन्स हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब इसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे इसकी बॉडी एक्सपोज होगी एंटीजन ए और एंटीजन बी से, तो इसकी बॉडी में एंटी ए और एंटी बी बननी शुरू हो जाएंगी। क्या बात बेटा, आपको ये बात समझ आ गई है? यस सर। ओके। बॉडीज ऐसी भी होती हैं जो एंटीजन के बगैर वर्क कर सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि हम ब्लड जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं ड्यूरिंग फॉर सर्वाइवल्स या अदर कंडीशंस होती हैं जिसमें हम इसको लेते हैं। अब देखिए ब्लड और ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, अगर हम उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करते हैं, तो इसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। ब्लड यानी कि ओवरऑल ब्लड है, ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स यानी कि हमारे पास इसमें प्लाज्मा आ जाता है, समटाइम हम वाइट ब्लड सेल्स या समथिंग अदर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करते हैं तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब इसमें आप जानेंगे जो देगा वो डोनर होगा, और जो ब्लड लेता है वो कौन सा होता है, रेसिपिएंट होता है। ठीक है। अब आइडली सेफ कब होगा, जब उनमें एग्लूटिनेशन नहीं होगी, डज नॉट कॉज एग्लूटिनेशन इन रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट में एग्लूटिनेशन यानी क्लम्पिंग नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल आइडली सेफ है। अगर आपने इनकम्पेटिबल ब्लड दे दिया तो इससे हेमोलिटिक रिएक्शंस हो सकते हैं। हेमो का मतलब होता है ब्लड, और लिटिक का मतलब होता है लाइसिस, यानी कि ब्लड सेल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्लड सेल्स जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनमें लाइसिस हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि सेम तो सेम को दे सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए कैन बी डोनेटेड टू ब्लड ग्रुप ए, बी को डोनेट किया जा सकता है, ओ को डोनेट किया जा सकता है, ए बी को डोनेट किया जा सकता है। लेकिन blood group O can be donated to A as well to B as well to AB. Why? Because it has no antigen, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं है।
इसलिए ये सब को डोनेट किया जा सकता है। इसी बेस पे हम इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से मेंशन करते हैं, बिकॉज इट कैन डोनेट ब्लड टू एवरीवन। सबको ये ब्लड दे सकता है। सेम अगर हम इसकी बात करें तो ए बी कैन टेक ब्लड फ्रॉम एवरीवेयर बिकॉज इट हैज़ बोथ एंटीजेंस, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजेंस मौजूद हैं। बोथ एंटीजेंस इसके पास मौजूद हैं, यानी कि एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। इसीलिए इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एवरीवन, सो दैट्स वाई इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एवरीवन, सो इट्स नेम्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से मेंशन करते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ये ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। ये पॉजिटिव नेगेटिव हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट करनी है आपने, वो ये है कि देखिए बी में एंटीबॉडी ए है, ए में एंटीबॉडी बी है। जब हम देंगे ए बी को तो इसमें तो एंटीजेंस हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए डोनर्स एंटीबॉडी जो होती हैं वो कम होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हम हाफ लीटर ब्लड लगाते हैं या फिर 250 ml या फिर 350, तो अगर हम इतना लगाते हैं तो इतनी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ग्रेटली डाइल्यूट हो जाती हैं या फिर एब्जॉर्ब बाय द अदर टिश्यूज़, या फिर दूसरे टिश्यूज़ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेसिपिएंट ब्लड के। तो इस तरह से रेसिपिएंट ब्लड जो होता है उसमें एग्लूटिनेशन नहीं होती। वो बहुत कम क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उसमें मौजूद होती हैं। एज वेल जब आप उसे डोनेट करते हैं तो डोनेट करने से पहले एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम क्रॉस मैच टेस्ट के नाम से मेंशन करते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है सीक्रेटर्स का। नीचे इसमें मेंशन किया हुआ है कि सीक्रेटर्स क्या होते हैं। बेटा जो सीक्रेटर्स हैं, ए बी एंटीजन जिसमें मौजूद होती हैं इन सलाइवा, अदर बॉडी फ्लूइड्स में भी मौजूद होती हैं सेम पर्सनस के, यानी कि समटाइम्स एंटीजेंस जो होती हैं दैट कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन सलाइवा एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। जब इनमें मौजूद होती है तो ऐसे पर्सनस को हम सीक्रेटर्स के नाम से मेंशन करते हैं। दोज पर्सनस आर नोन एज सीक्रेटर्स, यानी कि ये एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करते रहते हैं, एंटीजेंस को सीक्रेट करते रहते हैं। तो सलाइवा अदर बॉडी फ्लूइड में भी होती हैं। ये एक डोमिनेंट सीक्रेटर जीन है, एस ई से रिप्रेजेंट की जाती है, जो क्रोमोसोम नंबर 19 पर मौजूद है। तो ये एक एमसीक्यू की फॉर्म में आता होता है। अच्छा, एक और चीज़ हम ये जो जेनेटिक एनालिसिस है इसका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का, इसको हम डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के लिए, उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये कोई एज सच हम कहते हैं अथेंटिक एविडेंस नहीं है, नॉट सफिशेंट एविडेंस फॉर पेटर्निटी केसेस। एज वेल हम कहते हैं कि आजकल जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक यूज़ की जा रही है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है पेरेंटेज, डिस्प्यूटेड पेरेंटेज को रिजॉल्व करने के लिए। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क